नमस्कार, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि एटम्स के प्रीवियस लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे थे, जो एक एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें हम क्या देखे थे, विलियम क्रूक्स एक साइंटिस्ट थे जो 1879 के आसपास डिस्चार्ज ट्यूब में कुछ रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च ये कर रहे थे, क्या सही में गैस आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन नहीं, जब गैस का प्रेशर को जब हम कम करते हैं 10 के पावर -4 के आसपास और हाई वोल्टेज करंट देते हैं, तो गैस भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देता है। तो विलियम क्रूक्स साहब बोले, उन्होंने क्या देखे कि एक कैथोड के तरफ से एक रे जा रहा था एनोड की तरफ। उस रे को उन्होंने बोले कैथोड रे, और वही रे आपका है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट का मन में क्वेश्चन उठा कि जब एटम के पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो सकता है, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तभी एटम क्या होता है, नॉर्मली कंडीशन में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो एटम आपको तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, इसका मतलब एटम के पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। वही कॉन्सेप्ट को लेते हुए गोल्डस्टीन साहब 1886 में वही डिस्चार्ज ट्यूब पे, उसी डिस्चार्ज ट्यूब को हम लोग कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड रे ट्यूब। वही डिस्चार्ज ट्यूब पे गोल्डस्टीन साहब भी रिसर्च करना शुरू किए। उन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब लिए, वैक्यूम पंप है, दो इलेक्ट्रोड है, इसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। नेगेटिव से कनेक्ट किए तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या बन गया, बताइए, कैथोड। तो जब पॉजिटिव से कनेक्ट किए तो यहाँ पर क्या बन गया, एनोड। और ये है वैक्यूम पाइप, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ये गैस के प्रेशर को मेंटेन करते हैं। वैक्यूम ट्यूब, ठीक। ये आपका कौन सा ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब, या तो इसको कहते हैं कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, डिस्चार्ज ट्यूब या तो फिर कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं, ठीक। हाई वोल्टेज में तभी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, गैस कंडक्ट करेगा 10,000 वोल्ट। और इसमें जो प्रेशर हम रखे ये गैस का, इसमें 10 के पावर -4 atm, ठीक। अब देखिए, तो गोल्डस्टीन साहब भी क्या हुआ, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए, उससे भी 10,000 वोल्ट पे से दो इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिसिटी दी है, और 10 के पावर -4 atm में रखे इसमें गैस का प्रेशर। उन्होंने क्या देखा कि कोई रे जो है, जिसमें आपका कैथोड रे कैथोड टू एनोड जाता है, ठीक उसी समय कोई ऐसा भी रे है जो एनोड के तरफ से कैथोड की तरफ आ रहा है, एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ आ रहा है, जिसमें आपका कैथोड रे कैथोड टू एनोड जाता है। ठीक उसी समय हम देखें एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ कोई रे आ रहा है। तो उनको लगा क्या हमें कुछ सेटिस्फाई होने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये कैथोड रे में कुछ होल बनाए, जिस तरह से आपका विलियम क्रूक्स साहब ने किए थे उसी तरह से ये भी किए। इन्होंने क्या किया, यही कैथोड रे में कुछ होल किए, ठीक।
होल किए, और कैथोड रे के बिहाइंड पीछे में इस पर एक लेयर फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा, फ्लोरेसेंट मटेरियल में आपका जिंक सल्फाइड भी हो सकता है, ठीक, जिंक सल्फाइड का लेयर जो है। तब उन्होंने क्या देखे, पहले तो आप लोग उनको लगा कि कोई रे जो है आपको इधर से एनोड की तरफ से मूव कर रहा है कैथोड की तरफ। फिर उन्होंने उनको सेटिस्फाई होने के लिए उन्होंने क्या किया, कैथोड में कुछ होल किए, और उस होल को हम लोग कहते हैं परफोरेटेड। वो जो होल रहता है ना कैथोड में, उसी को हम लोग कहते हैं परफोरेटेड। नोट डाउन करिए, क्या कहते हैं उसे, परफोरेटेड, कुछ होल को कहेंगे, ठीक। तो उन्होंने देखे जब रे जो है इस होल के थ्रू पास होकर ये जिंक सल्फाइड जो फ्लोरेसेंट मटेरियल है उस पर जब टक्कर मारता है तो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उनको लगा कि अरे हाँ, सही में कोई रे जो है इधर से एनोड की तरफ से आ रहा है, होल से पास हो रहा है और फ्लोरेसेंट मटेरियल पे स्ट्राइक करके लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तब वो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ कोई रे तो आ रहा है एनोड से कैथोड की तरफ। तब उन्होंने उस रे का नाम क्या दिया, एनोड रे। क्या नाम दिए इस रे का उन्होंने, एनोड रे। इसी को कैनल रे भी हम लोग कहते हैं, CANAL, ठीक। उस रे का नाम क्या दे दिए, एनोड रे, क्योंकि देखें कि एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ जा रहा था। चेक भी किए फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा के, जो परफोरेटेड जो आपका कैथोड इलेक्ट्रोड था उससे रे पास हुआ और फ्लोरेसेंट मटेरियल पे टक्कर मारा तो लाइट प्रोड्यूस किया। तो एनोड रे तो उन्होंने नाम दिया। फिर उसका प्रॉपर्टी उन्होंने चेक करना शुरू किया। तो पहला प्रॉपर्टी क्या देखे, वो एक स्ट्रेट लाइन में पास हो रहा था, स्ट्रेट लाइन में पास हो रहा था। दूसरा प्रॉपर्टी देखें कि विदाउट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैग्नेटिक फील्ड के बिना इस पे कोई आपको डिस्टरबेंस नहीं हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बिना ये आपका जो एनोड रे है इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट क्या देखें, जब इसके नजदीक हम लोग इलेक्ट्रिकल प्लेट ले जाते हैं, चार्ज प्लेट, मतलब जब हम इसके नजदीक निगेटिव प्लेट ले गए और इसके नजदीक हम लोग पॉजिटिव प्लेट ले गए, ठीक, दोनों साइड डिस्चार्ज टेप के दोनों साइड हम एक निगेटिव प्लेट ले गए, एक पॉजिटिव प्लेट ले गए। जब निगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट ले गए तो ये आपका जो एनोड रे था वो निगेटिव की तरफ क्या हो गया, बेंड कर गया, निगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक। तो यहां से क्या पता चला कि हम लोग क्या जानते हैं, निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से ये पता चला कि आपका जो एनोड रे है वो कैसा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो यहां से हमको पता चला कि एनोड रे आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, ये जो आपका एनोड रे का जो पाथ है, जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में लाइटेस्ट फील्ड रखे, हल्का हल्का पहिया, वो पहिया क्या हुआ, रोटेट करना शुरू कर गया। तो इससे क्या पता चला कि इसमें आपका क्या है, मास भी है, ठीक। तो ये सब प्रॉपर्टी उन्होंने क्या किया, फाइंड आउट किया। इसी में आपको एक और साइंटिस्ट आ जाते हैं, रदरफोर्ड, 1919 के आसपास, ठीक। कब, 1919 के आसपास। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सब यही प्रोसेस किया, लेकिन क्या किया उसने कि इसमें जो आपका गैस था, ठीक, गैस को चेंज कर करके चेक करना शुरू किया। जिसमें विलियम क्रूक साहब भी क्या किए थे, चेक करके बता तो दिए कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, लेकिन फिर आपका जो आ गए वो कौन, जे थॉमसन साहब, तो उन्होंने E/M निकाले। E/M हमेशा उनके लिए क्या था,
कांस्टेंट था, ठीक, फाइंड आउट किया था ना, ई बाई एम का वैल्यू क्या था, कांस्टेंट था उसमें। तो जब रदरफोर्ड से आए हैं इसमें भी ई बाई एम निकाले, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर तो प्रोटॉन का बात हो रहा था, सॉरी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का। तो चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बाई मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो उन्होंने क्या देखे कि यहाँ पे ई बाई एम का वैल्यू क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। ई बाई एम का वैल्यू यहाँ पे क्या था, वेरी कर रहा था। तो वेरी क्यों कर रहा है, इसमें हम जिस तरह के गैस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ई बाई एम का वैल्यू जो वेरी कर रहा है। मतलब हाइड्रोजन लिए तो ई बाई एम का वैल्यू कुछ और मिला, इसमें हीलियम गैस लिए तो ई बाई एम का वैल्यू कुछ और मिला, ऑक्सीजन लिए ई बाई एम का वैल्यू कुछ और मिला। मतलब गैस पे ये सब का वैल्यू, ई बाई एम का वैल्यू क्या हो रहा था, चेंज कर रहा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के समय ई बाई एम का वैल्यू तो चेंज नहीं करता था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के समय ई बाई एम का वैल्यू क्यों चेंज कर रहा है, क्वेश्चन आता है ना। तो इसलिए चेंज करता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में हम लोग क्या देखे थे कि कैथोड के तरफ से, मतलब कैथोड से इलेक्ट्रॉन क्या होता था, पास होता था, किधर की ओर, एनोड की ओर। लेकिन ये जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का बात आता है, एनोड रे का बात आता है, तो जब हम ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में हाई पोटेंशियल देते हैं, ठीक, ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में जब हम हाई वोल्टेज दिए तो इसमें जो आपका गैस है, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब में आपका गैस जो प्रेजेंट है वो आयोनाइज हुआ। क्या चीज हुआ, आयन में टूटा। इसमें जो आपका गैस प्रेजेंट है तो वो आयन में क्या हुआ, टूटा, ठीक, आयन में क्या हुआ, टूटा। मतलब जब हम ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में हाई पोटेंशियल दिए तो इसमें जो आपका गैस था वो आयोनाइज होना शुरू हुआ। आयोनाइज होगा तभी तो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, आयोनाइज होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो नहीं कर सकता है। तो वो आयन में क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ। तब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या किधर को मूव कर रहा था, कैथोड की तरफ, और निगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो आपका एनोड की तरफ मूव कर रहा था, ठीक। तो यहां से भी आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वो कहां से आया, ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब में जितना जो गैस है, ठीक, वही गैस आयन में टूटा और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निगेटिव चार्ज पार्टिकल में हमको मिला। वही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो आपका कैथोड की तरफ क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, ठीक। आपसे कोई पूछे कि एनोड इलेक्ट्रोड से क्या मूव करता है, नेगेटिव की ओर, तो एनोड इलेक्ट्रोड खास कर इसके बारे में बोले तो उससे मूव नहीं करता है, वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ द गैस पे। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ द गैस पे, कि इसमें हम किस तरह का गैस ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब हम हैवी गैस लेंगे, ठीक, हैवी गैस लेंगे तो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी क्या होगा, हैवी होगा। लाइटेस्ट गैस लेंगे तो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी क्या होगा, लाइटेस्ट होगा। जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइटेस्ट होगा, हैवी गैस के लिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होगा, उसका मास क्या होगा, हैवी होगा। तो m का वैल्यू क्या होगा, वेरी करेगा। लाइटेस्ट के लिए m का वैल्यू क्या होगा, बहुत हल्का। हैवी गैस के लिए m का वैल्यू क्या होगा, बहुत हैवी होगा। तो E बाई एम का वैल्यू क्या करता है, वेरी करता है। वेरी क्यों करता है, क्योंकि मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक, बात आई समझ में। तो ये सब प्रॉपर्टी कुछ हम लोगों ने देखे, तो चलिए अब हम लोग इसे नोट डाउन भी करते। तो ये सब आपका सब है प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। पहला प्रॉपर्टी, एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एज कैथोड रे। जिस तरह से कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता था, ठीक उसी तरह से एनोड रे भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, एनोड रेज जो है पॉजिटिवली चार्ज है। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, ठीक। मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसका मास डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ द गैस पे, ठीक, ये हम बता चुके हैं। प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब,
जो आपका नेचर ऑफ द गैस, जो आपका गैस प्रेजेंट है कैथोड रे ट्यूब में, उसी पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मास डिपेंड करेगा। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दिस ओरिजिनेट। और जब हम चार्ज टू मास रेशियो निकालते हैं, जब हम E/m का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये वैल्यू जो आपका डिपेंड करेगा किस पे, गैस पे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मास, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मास डिपेंड किस पे कर रहा है, नेचर ऑफ द गैस पे। तो गैस मतलब जिस तरह का हम गैस लेंगे उस तरह से हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मास मिलेगा। तो उससे पे आपका E/m का वैल्यू क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक, यही हम देखे थे E/m का वैल्यू कैथोड रे में। तो E/m का वैल्यू क्या था, फिक्स था, लेकिन यहाँ पे E/m का वैल्यू क्या होगा, बराबर आपका वेरी करेगा, जो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो E/m रेशियो वाज मैक्सिमम वेयर हाइड्रोजन गैस वाज टेकन। अब देखिए E/m का रेशियो मैक्सिमम कब होगा, अगर जो आपसे कोई पूछे E/m का रेशियो मैक्सिमम कब होगा, जब m का वैल्यू सबसे कम लेंगे, मतलब 1 के बराबर लेंगे। जब m का वैल्यू हम 1 लेंगे तो E का वैल्यू क्या मिलेगा, E/m का वैल्यू ग्रेटर मिलेगा, बहुत बड़ा मिलेगा। और ये हम 2 लेंगे तो उसे 2 से हम डिवाइड दे दिए, और डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। 3 ले लिए तो उसे हम 3 से भी डिवाइड दे दिए, कम मिलेगा। तो E/m का वैल्यू सबसे ज्यादा कब मिलेगा, जब यहाँ पर वैल्यू आपका क्या होगा, m का वैल्यू सबसे कम होगा, मतलब 1 के बराबर होगा। ठीक, तो देखिए E/m रेशियो वाज मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा, व्हेन हाइड्रोजन गैस वाज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। हाइड्रोजन गैस कैसा गैस है, लाइटेस्ट गैस है। ठीक, तो हाइड्रोजन गैस जब लाइटेस्ट गैस है तो उसका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी क्या होगा, लाइटेस्ट होगा। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो भी क्या होगा, लाइटेस्ट होगा। ठीक, जब ये लाइटेस्ट होगा, सबसे हल्का होगा, तो E/m का वैल्यू क्या होगा, दिस शोज दैट मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फॉर द हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट। तो E/m का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, तो दिस पार्टिकल, वही जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वाज नेम्ड एज प्रोटॉन। उसी को क्या नाम रखा गया, प्रोटॉन। किसके द्वारा रखा गया, रदरफोर्ड 1919 में, रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक, कब रखा गया, तो 1919 में आपका प्रोटॉन का डिस्कवर हो गया। ठीक, 1897 में किसका डिस्कवर हुआ था, जे थॉम्सन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन का। उन्होंने भी E/m का वैल्यू देखे तो वेरी फिक्स, उसमें वेरी नहीं कर रहा था, फिक्स वैल्यू था E/m का। इसमें E/m का वैल्यू क्या हो रहा था, वेरी कर रहा था। ठीक, तो रदरफोर्ड के द्वारा ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का प्रोटॉन नाम रखा गया। तो यहाँ पे कुछ नोट देख हम लिखे हैं, वो आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। क्या लिखे थे, एनोड रेज आर नॉट इमिटेड फ्रॉम एनोड। एनोड रेज जो है वो एनोड की तरफ से इमिट नहीं करेगा, बता चुके हैं। बट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द, लेकिन कहां से प्रोड्यूस होगा एनोड रे, स्पेस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। जो एनोड और कैथोड आपका इलेक्ट्रोड है, ये दोनों के बीच में जो आपका स्पेस है, उसी द्वारा, उसी के स्पेस से आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। बिकॉज हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, जब हम हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज देते हैं, ठीक, ये दो इलेक्ट्रोड के बीच में, तो गैस विच प्रेजेंट इन द ट्यूब, जो गैस आपका ट्यूब में प्रेजेंट है, वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होगा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हमें मिला। वही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और जो है मास पे डिपेंड, ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो इससे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। तो रदरफोर्ड 1919 में क्या किया, प्रोटॉन का डिस्कवर किया। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ। ठीक, इस बार राइट डाउन कीजिए जल्दी से। रदरफोर्ड तो 1919 में प्रोटॉन का डिस्कवर किए हैं। ठीक, लेकिन उस समय तक आपका इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास भी पता चल चुका था। ठीक, तो जब वो एटम को लिए, ठीक, प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास जब ऐड किए, तो ये एटम के मास के बराबर नहीं मिल रहा था। ठीक, मान लीजिए ये एटॉमिक मास है लिखा हुआ, मतलब एटम का मास। एटम का मास जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं मिल रहा था। ठीक, तो इनको लगा कि ये एटम में आपका और कोई पार्टिकल है, तभी
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सिर्फ मास को ऐड कर रहे हैं तो एटॉमिक मास के बराबर नहीं मिल रहा है। अगर वो पार्टिकल को भी जब हम ऐड कर देते हैं, मान लीजिए पार्टिकल था x, ये पार्टिकल को जब हम ऐड कर देते हैं प्रोटॉन के मास और इलेक्ट्रॉन के मास में, तब इस एटम के मास के बराबर मिल जाता है। ठीक, पहले तो उन्होंने क्या देखे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास को ऐड किए तो एटम का तो मास के बराबर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उनको लगा कि इस एटम में जरूर और कोई सब पार्टिकल है, जरूर और कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, तभी जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर इस एटॉमिक मास नहीं आ रहा है। तो मान लिए कि कोई आपका और पार्टिकल x है, ठीक, उसका मास देखें तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस उस पार्टिकल का मास को जब ऐड किए तो वो एटॉमिक मास के बराबर आ गया। मतलब यहीं से सबसे पहले पता चला क्या कि इस पार्टिकल में आपका कोई और पार्टिकल है, सॉरी इस एटम में आपका और कोई पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कोई और पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट को लेते हुए फिर उन्होंने चैडविक साहब 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किए। किस पे किए? तो बेरिलियम एक सीट लिए, बेरिलियम का एक सीट लिए, उस पे उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को पास करवाया। अल्फा पार्टिकल आपका क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका मास कितना होता है 4u। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4u, जो आपका हीलियम गैस है। कौन सा गैस? हीलियम। हीलियम का ही मास कितना होता है 4u होता है ना। ठीक, यही अल्फा पार्टिकल आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका मास 4u जो हीलियम है। ठीक, तो चैडविक सर क्या किया, इस बेरिलियम सीट पे अल्फा पार्टिकल को पास करवाया। ठीक, अल्फा पार्टिकल को पास करवाया तो उन्होंने क्या देखे कि एक और पार्टिकल जो है वो बेरिलियम सीट से क्या हुआ, इमिट किया, मतलब बेरिलियम सीट से बाहर निकला। तो देखते हैं इसे रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। तो पहले तो आपका बेरिलियम था, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, मास कितना होता है 9। ठीक, हीलियम है, अल्फा पार्टिकल भी क्या बोले हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, मास कितना 4। तो एटॉमिक नंबर 4 और 2 कितना हो गया 6 एटॉमिक नंबर किसका है? कार्बन का। कार्बन का मास कितना होता है 12। ठीक, अब मास नंबर ऐड करते हैं तो 9 + 4 13, इधर तो 13 हुआ, कार्बन का तो सिर्फ 12 है, मतलब एक और मास जो है किसी के पास तो है। तो वही आपका जो मास रहेगा वो आपका कौन सा है, न्यूट्रॉन। वो जो पार्टिकल इमिट किया था वो कौन सा पार्टिकल था, न्यूट्रॉन। यहीं से आपका न्यूट्रॉन नाम रखा गया। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था न्यूट्रॉन का, सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन आए थे, रदरफोर्ड। लेकिन नाम कौन रखे न्यूट्रॉन उसका, तो चैडविक साहब कब रखे थे 1932 में। ठीक, यहीं से पता चला कि आपका एक और पार्टिकल जो है जिसमें आपका एटम में प्रेजेंट रहता है वो पार्टिकल कौन है, तो न्यूट्रॉन है। जो ये चार्जलेस पार्टिकल है, इस पर चार्ज नहीं होता है लेकिन इसके पास मास है। ठीक, तो देखिए न्यूट्रॉन पार्टिकल्स वे डिस्कवर्ड बाय चैडविक। कब किया गया 1932 में, बाय बम्बार्डिंग ऑफ थिन शीट ऑफ बेरिलियम। अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करवाए। ठीक, थिन शीट बेरिलियम का एक पतला सा शीट पे, when electrically neutral particles having a mass slightly greater than proton। अब उस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स जो इमिट किया उसका मास जो है प्रोटॉन के मास से हल्का ज्यादा है। ठीक, स्लाइटली डिफर करता है दोनों का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। ठीक, तो यहीं से आपका न्यूट्रॉन पार्टिकल का पता चला कि न्यूट्रॉन पार्टिकल भी है। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट न्यूट्रॉन का कौन लाए, तो रदरफोर्ड। ठीक, कब लाए थे वो 1920 में। 1920 में रदरफोर्ड ये कॉन्सेप्ट लाए थे कि एटम में कोई और थर्ड पार्टिकल प्रेजेंट है, तभी हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और उस थर्ड पार्टिकल को मास को ऐड करते हैं तो एटॉमिक मास के बराबर आता है। ठीक, तो ये हुआ आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन।
तो अभी तक प्रोटॉन का डिस्कवर, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर और न्यूट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ हम लोग जान चुके हैं। तो आइए फिर लिख लेते हैं कि किसके पास कितना चार्ज है, कितना मास है, वो हम लोग अब नेक्स्ट नोट डाउन करेंगे। पहले आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। आइए एक बार देखते हैं फिर क्या कि इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज पार्टिकल। निगेटिव चार्ज पार्टिकल का सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन लाया? विलियम क्रूक्स। कब लाए थे? 1879 में, ठीक। लेकिन जे थॉमसन वही निगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नाम रखे। कब? 1897 में। उसके बाद देखते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का कॉन्सेप्ट कौन लाए थे? गोल्डस्टीन। कब लाए थे? 1886 के पास, 1886। लेकिन यही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का प्रोटॉन नाम कौन रखे? रदरफोर्ड। कब रखे थे? 1919 में। न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट मतलब अदर चार्ज पार्टिकल का कॉन्सेप्ट कौन है? रदरफोर्ड 1920 में। लेकिन वही न्यूट्रॉन नाम कौन रखे उस पार्टिकल का? चैडविक, जेम्स चैडविक उसका पूरा नाम है। कब रखे थे? 1932 में। तो इस तरह से हम लोग ये सब याद कर लेंगे, ठीक। आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो ये अभी तक हम देख चुके हैं कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन का हुआ और न्यूट्रॉन का हुआ। अब हम देखेंगे इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा, प्रोटॉन कहां पे रहेगा, न्यूट्रॉन कहां पे रहेगा, ये सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि प्रतिदिन एक नया लेक्चर आप ही लोग के लिए हम लाते हैं।